नमस्कार, स्वागत है आपका शेयर बाजार लाइव में। मैं हूं दीपांशु भंडारी। वीकेंड सेशन है बट कई सारी चीज़ों की शुरुआत हो रही है। नया महीना है, नई सीरीज है, नया क्वार्टर है और ऑफ कोर्स नई छमाही भी है। तो काफ़ी सारी चीज़ों पर एक्शन रहने वाला है। काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं, ग्लोबल खबरें भी ढेर सारी हैं। हमारे बाजारों में आपको अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है। दोनों तरफ के ट्रेड्स आपको दिख रहे हैं और ग्लोबल संकेत थोड़े सुस्त हैं। तो इसके बीच कैसी रहेगी चाल, कैसे करेंगे आप सीरीज की शुरुआत, किस तरह से बनानी है आपको पोजीशन होगी, इस पर चर्चा। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि आज सुबह के सबसे बड़े ट्रिगर्स कौन से हैं। अमेरिकी बाजारों में भरपूर वॉलेटिलिटी आपको दिखी। एक बड़ी रेंज में डाउ पर हुआ कारोबार, उसके बाद गिरावट के साथ लगभग सारे इंडिसेस वहां पर बंद होते हुए दिखे। फिलहाल ग्लोबल मार्केट्स ठीक ठाक हैं। एसजीएक्स निफ्टी सपाट, डाउ फ्यूचर्स में आपको हल्की कमजोरी दिख रही है। कमोडिटी बाजार में तेज गिरावट आई है। अक्रॉस कमोडिटीज कल आपने भारी गिरावट देखी है और अच्छी खबर है हमारे लिए कि वापस $110 के नीचे कच्चा तेल आते हुए दिख रहा है। क्या वहां पर टिकेगा, क्या थोड़ा और सुस्त हो सकता है, इस पर रहेगी नजर। और ऑफकोर्स रुपया जो इतनी तेजी से गिर रहा है, क्या वो भी संभलेगा, इस पर करना है फोकस। और फोकस रहेगा आज से नई सीरीज शुरू हो रही है, नई तिमाही है, काफी सारे बदलाव भी लागू होने वाले हैं, तो उसका भी कुछ इंपैक्ट आ सकता है। वहां पर भी बनी हुई है हमारी नजर। पर करते हैं शुरुआत जहां तक आज के एक्शन का सवाल है। अनिल जी, गुड मॉर्निंग सर। जिस तरह का भारी भरकम बारिश हो रही है, मतलब मजा आ जाता है अगर एक्सटेंडेड वीकेंड मिल जाता हमें तो। आमतौर पर शुक्रवार को जब तेज बारिश होती है मुंबई में तो फिर सैटरडे संडे बारिश वाला ही निकलता है। तो ये वीकेंड मुझे लगता है कि अच्छा अच्छे मानसून वाला निकलेगा। मौसम काफी अच्छा है। बाजार का मौसम भी उतना बुरा है नहीं दी जितना हो सकता था। तो कुल मिलाकर एकदम शांत दिख रहे हैं हमारे बाजार। अमेरिकी बाजारों में उठापटक ज्यादा है। इतने घने बादल तो नहीं है ना बाजार के? ना, इतने घने बादल नहीं है जितने मुंबई में इस समय दिख रहे हैं। मुंबई का मौसम हर तरीके से, चाहे वो राजनीति वाला हो या दूसरा, बड़ा जबरदस्त एक्शन, बड़ा जबरदस्त एक्शन में। बिल्कुल। तो कल शाम के तो डेवलपमेंट्स आप सबने देख ही लिए होंगे। आज सुबह के सेटअप समझाएं सर। एक बार पहले जो ये छिमाही खत्म हुई है, थोड़ा इस पर एक रिव्यू ले लिया जाए आपसे और फिर आगे का आउटलुक भी समझेंगे। स्पेशली अगर आप देखें, हमारे बाजार 10.5% गिरे हैं, ग्लोबल मार्केट्स 15 से 20% गिरे हैं, नैस्डैक 30% नीचे है। उस हिसाब से उतने खराब हम नहीं रहे हैं, बट वॉलेटाइल काफ़ी रहे हैं। डर एक फैला हुआ है मंदी का, रेट हाइक्स का, इन्फ्लेशन का, कमोडिटीज़ हालांकि अब थोड़े कूल ऑफ हो गए तो वहाँ से राहत आ रही है। कैसे समझना है इसे? और स्पेशली अगर आप एक बार अमेरिका पर नज़र डालें तो जो S&P 500 है उनका 62 साल में सबसे खराब पहली छमाही रही है। आखिरी बार 1960 में ऐसा एक्शन देखा था। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट में देने वाला हूँ इस वक्त आपको। आज तक आपने बड़े बड़े फंड मैनेजर से हमेशा ये सुना है कि अगर अमेरिका को जुकाम होता है तो हमें निमोनिया हो जाता है जी, हमें बुखार आ जाती है। ये पहले 6 महीने ये दिखाते हैं कि अगर अमेरिका को बुखार है, अगर अमेरिका को निमोनिया है तो हमें सिर्फ जुकाम होगा। उल्टा ये पहली बार हुआ इतिहास में, और ये पहली बार नहीं हुआ है, अब आगे कई बार होगा। और इसको मानने या इस धारणा को विपरीत साबित करने के लिए मेरे पास अपने काफ़ी सबूत है, काफ़ी मेरे भरोसे लायक ऐसे फैक्ट्स हैं जिनकी वजह से ऐसा होगा। अच्छा, 2 सबसे बड़ी चीज़ें कहना चाहता हूँ। दिक्कतें हर एक अर्थव्यवस्था में है। महंगाई को काबू में लाने के लिए जो ब्याज दरें बढ़ाने से होने वाली मंदी की, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ नहीं है, सबके यहाँ है, पूरी दुनिया में है, लेकिन हमारे यहाँ सबसे कम है। उसके 2 बड़े कारण हैं दीप। एक, हमारे यहाँ ग्रोथ है। दूसरी जगह ग्रोथ उतनी नहीं है जितनी महंगाई ज़्यादा है। महंगाई, ब्याज दरें और ग्रोथ तीनों का समन्वय एक लेवल पर होना ज़रूरी है। तो हम आज भी अच्छी ग्रोथ में, बड़ी इकोनॉमी में हम सबसे तेज बढ़ने वाली, और सबसे बड़ी चीज़ एक साइज क्या है। एक छोटी आईटी कंपनी जो साल का 25 करोड़ रुपए कमाती है, अगले साल 50 कमा सकती है, 100% ग्रोथ दिख सकती है। लेकिन वही आईटी कंपनी अगर साल का 10,000 करोड़ रुपए कमा रही है तो क्या 20,000 करोड़ कमा सकती है? जवाब ना है। सो आप किस साइज पर ग्रो कर रहे हैं? हमारी इकोनॉमी जिस साइज पर ग्रो कर रही है, हम दूसरों के मुकाबले में काफ़ी बेहतर हैं इकोनॉमी के लिहाज से, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, हमारी जो ब्याज दरें हैं और जो हमारी इंटरेस्ट रेट्स है, उनके बीच में गैप बहुत कम है। नेगेटिव इंटरेस्ट रेट हमारे यहाँ मुश्किल से 2-2.25% है, जबकि अमेरिका में 8% है, 7% है, यूरोप में 7-7.5% है। तो
प्रॉब्लम उनकी ज्यादा है। अनाप शनाप डॉलर उन्होंने छापे हैं, अनाप शनाप सिस्टम में लिक्विडिटी उन्होंने फेंकी है, हमने नहीं फेंकी है। ठीक है, तो जिसने पाप किए वही धोएंगे। ठीक है, तकलीफ सबको होती है, हमें भी होगी, ग्लोबल मार्केट्स का हम हिस्सा है। तो दूसरा कारण ये कि हमारी नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, आज हमारी ब्याज दरें 4.9% पर है और इन्फ्लेशन हमारा 7.1%, सिर्फ 2.25% का फर्क है। राइट, और वो भी एक आध और रेट हाइक होगी तो हम काफी कंट्रोल में आ जाएंगे। तीसरी और सबसे बड़ी चीज जो मैं पिछली बार भी बोल चुका हूं, इस बार फिर से बोलता हूं, हर बार मंदी के वक्त, हर बार एफआईज के बेचने के वक्त हम मतलब लाचार से हो जाते थे, ऐसा हो जाते थे, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। मतलब ये ऐसा हो गया कि कोई गली का गुंडा आया, आपको 2 थप्पड़ मार के चला गया और आप चुपचाप खा कर बैठ गए। राइट, पहली बार ऐसा हुआ है कि एफआईज की बिकवाली का मुकाबला हमने किया है, हमारे पैसे से किया है, हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने किया है, चाहे सीधे तौर पर पैसा डाल के किया हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स के जरिए। हमारी अपनी भी ताकत है, ये हमने पहली बार दिखाई। और इसलिए अब वक्त आ गया कि हम ये धारणा बदल दें कि अमेरिका को जुकाम होगा तो हमें बुखार और निमोनिया होगा। जी हाँ, उनकी तबीयत खराब हो, भगवान ने करे हो, हमको कोई उससे फायदा नहीं है। हम चाहते सब स्वस्थ रहे, सारी इकोनॉमी मजबूत रहे। अगर उनको बुखार होगा, उनको निमोनिया होगा, तो हम उतने खराब नहीं होंगे जितने पहले हुआ करते थे। और ये बड़ा गेम चेंजर है जो पहली बार आपने साल 2022 में देखा है और अब आने वाले कई सालों तक ये देखेंगे। बड़ा स्टेटमेंट है सर, 100%। और ये बड़ा गेम चेंजर है, जिसको नहीं समझ में आता है वो कान खोल के सुन ले, समझ ले, फैक्ट चेक कर ले। अगर आपको अपने आप पर भरोसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे क्वेश्चन मार्क लगाने वाले, ऐसा नहीं हो सकता कि एफआईज बेचर हम गिरे ना। ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिका की इकोनॉमी खराब और हम पर असर ना आए। आएगा, हमेशा आएगा। रेसेशन में गई तो और आएगा, लेकिन कितना आएगा और हम कब तक लाचारी से देखते रहेंगे, वो समय जा रहा है। राइट, और जा चुका है काफी हद तक। अब हमें समझ लेना चाहिए कि हम भी मजबूत हैं, हमारी भी अपनी ताकत है, हमारी भी अपनी औकात है। और वो हमेशा होता है दीप, जब इस तरह की सिचुएशन होती है, जब चीजें बदलती तो पहली बार में किसी को भरोसा होता नहीं। क्योंकि ये भरोसा है ना आजकल का नहीं ना। अगर आप आज से 5, 10 और 15 साल 20 साल आगे का देख सकते हैं हिंदुस्तान को, तो आपको भरोसा होगा। लेकिन अगर आपको 5, 7, 10 दिन के ही आगे का देखना है तो आपको कभी भरोसा नहीं आएगा। तो प्लीज अपने आप पे भरोसा कीजिए, अपने देश पे भरोसा कीजिए, हमारी इकोनॉमी पे भरोसा कीजिए और अपनी काबिलियत पे भरोसा कीजिए कि आप क्या कर सकते हैं। और वो अगर आपको भरोसा आएगा तो आपको पता चलेगा कि अगले 10, 15, 20 साल हमारे ही हैं और हम दुनिया के मुकाबले में बेहतर होंगे। और इसका मुझे पूरा पूरा विश्वास है। और ये खाली मैं ऐसे इसलिए स्पीच नहीं दे रहा कि ये बहुत अच्छी स्पीच है, लोग कहेंगे, ये एक्चुअली मेरा भरोसा है। आप और हम करेंगे ना 15-20 साल बाद भी शो। 100%। मेरा तो विचार है पूरा। हाँ, पूरा साथ में ही करेंगे सर। और इसी बात पर करेंगे, मजा आएगा। तो ये बड़ा बदलाव है। इस वजह से पहले 6 महीने आपने कहाँ से शुरू किया था? मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया। नहीं, बात यही थी, आपने इनफैक्ट अच्छी शुरुआत कर दी इस डिस्कशन की कि एक बार एक रिव्यू ले लेते हैं कि 60 साल 62 साल में अगर आपका सबसे खराब, एक तो बहुत अच्छी चीज हुई दीप कि कल और थोड़े अमेरिका के बाजार खराब हो गए। कल तक ये था कि हमने 1970 के बाद का सबसे खराब पहले 6 महीने देखे हैं। मेरे दिमाग में बहुत बोझ था, 1970 में मैं पैदा हुआ था, तो मुझे लगा कि अच्छा उस साल ही इतना सबसे। अब कल की गिरावट के बाद 1962 के बाद का सबसे खराब साल रहा है। 1960 के बाद का, तो 62 साल का सबसे खराब रहा। तो मैं थोड़ा रिलीव फील कर रहा हूँ। लेकिन ठीक है दीप, अगर आप 62 साल के सबसे खराब 6 महीने देख रहे हैं, एक चीज बताइए जी, जब ये 62 साल पहले ऐसा हुआ था अमेरिका में, उसके बाद क्या कभी मार्केट ने वापस वो लेवल नहीं देखे? नहीं, बहुत क्या वापस वो लाइफ हाई नहीं बनाए? बहुत बढ़िया बनाए, अभी बनाए भाई, अभी यही साल की शुरुआत में। तो क्या डर है, किस चीज का डर है? ये चीजें तो आएंगी जाएंगी। मार्केट की खूबसूरती, ये क्यों आप ये नहीं सोच सकते हैं कि 62 साल पहले जो हुआ था अब वापस हो रहा है? आपकी हमारे में से ज्यादातर लोगों ने वो देखा ही नहीं। मैंने तो नहीं देखा, मैं तो 1962 में था नहीं। करेक्ट। तो मेरे ख्याल से 1960 में था, मेरे ख्याल से इस तरह की जो कमजोरी होती है, मैं ये नहीं कहता कि जितने अमेरिका गिर गए उससे ज्यादा नहीं गिरेंगे, गिर सकते हैं, गिरेंगे, रिसेशन होगा और 10-15% गिर जाए। लेकिन मुझे देखना ही है कि अगर अमेरिका में समझो नैस्डैक आज 35% नीचे, फॉर एग्जांपल 35 का 55 हो सकता है, हाँ हो सकता है। लेकिन ये 35 का 55 अगर 20% और गिर सकता है, क्या 20% गिरने के बाद डबल हो सकता है? 100%। तो मुझे 20% की चिंता करनी है, 100% की चिंता करनी है। एग्जैक्टली। सो ये गोल्डन चांस अमेरिका के लिए भी है, बाहर के निवेशकों के लिए।
अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली हम कम गिरे हैं जी। सो हम उतना जोर से अभी नहीं कह सकते कि हाँ जोर से सब डाल दो सब डाल दो। हो सकता है एक आध राउंड बाकी हो सकता है अमेरिका रिसेशन में जाने का और गिरे, हो सकता है 6 महीने साल भर आपको खराब निकालने पड़े। लेकिन जब हिस्ट्री आपको ये बताती है जब ऐसे कोई खराब साल के वक्त आप पैसा लगाते हैं तभी तो पैसा बड़ा बनता है। पैसा बनता है। अच्छे भाव और अच्छा समय एक साथ कैसे आएगा? एग्जैक्टली। सो मैं तो इसमें मौके देख रहा हूँ। पॉइंट सिंपल इतना ही है। मैं ये भी नहीं कहता कितने समय तक के लिए होल्ड करना है कि अगर आज आप पैसा लगाने की सोचते हैं, अमेरिका का एग्जांपल लेके चलें कि 30-35% आपका आज भी नैस्डैक नीचे, मैं समय के हिसाब से चलता ही नहीं, छोड़ दीजिए कितना समय लेगा। टारगेट ये रखिए कि जब मैं पैसा लगाऊंगा मुझे डबल नहीं होगा तब तक नहीं निकलूंगा। होगा आपका कन्विक्शन होना चाहिए, आपके पास समय होना चाहिए। अगर आपके पास भरोसा है, आपके पास समय है तो आप पैसा लगाएंगे। और ये पैसा लगाने का अमेरिकी बाजारों में सही समय आ रहा है जहां आपको शुरुआत करनी चाहिए। और दीप इसीलिए यहां पर मैं एक बार फिर से आपको कहना चाहता हूं कि हम अगले हफ्ते आपके लिए एक बहुत विशेष शो लेकर आ रहे हैं जिसपे हमारी टीम दिन रात काम कर रही है। जी। दिन रात तो नहीं, दिन दिन में कर रही है। कभी कभी शाम को कभी कभी शाम को लेट इवनिंग तक। हाँ, दीप ने बता दिया कभी कभी हम 9:30-10 बजे तक भी कॉल करते रहते हैं। हम एक शो बना रहे हैं। अगर आप टेस्ला, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, मेटा, अल्फाबेट ये सारे शेयर खरीदने का मन रखते हैं जी, लेकिन आपको पता नहीं कैसे खरीदे जाए। और ये शो इस वक्त करने का पर्पज़ ये क्या, आरबीआई ने लिमिट्स खोली हैं इन्वेस्टमेंट करने की। पहले वो लिमिट्स फ्रीज हो गई थी कि और हमारे यहाँ के म्यूचुअल फंड बाहर के बाजारों में और पैसा नहीं लगा सकते और निवेश नहीं कर सकते। तो जब ये लिमिट खुली तो इस लिमिट का फ़ायदा आपको कैसे उठाना है, ये चीज़ देखनी। तो विदेश में अगर आप निवेश करना चाहते हैं, क्या तरीके हैं, क्या नियम है, डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, इनडायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, टैक्स के नियम क्या है, फॉरेन करेंसी का आपको कैसे ध्यान रखना है, अलग अलग देशों में क्या कुछ होता है, ढेर सारी चीज़ें हैं जो हम आपको इस शो में बताने की कोशिश करेंगे। तो पूरी कोशिश है कि हम सोमवार को आपको ये शो करके दिखाएं। और मैं फिर आपको कहूँगा कि ये शो देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है कि हमारे बाजार 18% ही गिरे हैं, लेकिन कोई दूसरा बाजार अगर 35% गिरा है, अगर अब है ना थोड़ा हमारा दिमाग खोलना पड़ेगा, आउटलुक थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। Exactly. वो कुएं में से बाहर निकलना पड़ेगा। Exactly. मैं कि हम हमारे यहाँ 2-4 शेयर खरीद लिए, ये 10, 20, 25, 50 रुपए वाले पेनी स्टॉक्स खरीद के हमें लगे कि हम इन्वेस्टर हैं। अब इससे हमारी सोच हमें बड़ी बनानी पड़ेगी। Exactly. जब तक हम क्यों नहीं टेस्ला या मेटा या अल्फाबेट में पैसा बना सकते हैं, हम क्यों नहीं एप्पल में पैसा बना सकते हैं, हम भी वहाँ पैसा बना। तो ये सोच हम जब लाएंगे ना, और सीधी सी बात है, देखो पैसा पैसा है, बिल्कुल एप्पल बना के दे या कोई यहाँ पर बना के दे स्टॉक। एग्जैक्टली। जहां पैसा बने वहां आपको पैसा बनाना है। एग्जैक्टली। स्टॉक मार्केट का तो नियम यही है, अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके पैसा बनाना है। कहाँ आपको अच्छी वैल्यू मिल रही है, कहाँ आपको अच्छे प्रोस्पेक्ट मिल रहे हैं। और इसी वजह से ये शो हम करना चाहते हैं इस वक्त। तो हम न सिर्फ इंडिया पर बुलिश है, लेकिन भाव से हम अमेरिका पर भी बुलिश है। करेक्शन ज्यादा करेक्शन वहाँ है, होने दो 6 महीने और गिरना है तो गिर जाएगा, 35 का 55% हो जाएगा, बंद तो नहीं होगा, ताला तो नहीं लगेगा नैस्डैक में। और अगर वो व्यू है तो फिर पैसा लगाने का टाइम आ रहा है वहाँ पर भी। और इसीलिए हम ये विशेष पाठशाला करने जा रहे हैं। अगर आपके भी मन में कोई सवाल है, आप भी कुछ भी पूछना चाहते हैं, और ये मत सोचिए, दिमाग से निकाल दीजिए कि विदेश में पैसा लगाने के लिए मतलब बहुत बड़ा लंबा चौड़ा काम करना है कि आपको कहीं विदेश यात्रा करके अकाउंट खुलवाना है। ये सारी चीज़ें कुछ बड़ा आसान सा काम है, जैसे ये कर रहे हैं वैसे ही वो भी करना है। बिल्कुल। अगर उतनी ही मेहनत में ज़्यादा पैसा बनने की स्कोप हो तो क्यों नहीं करना चाहिए। इसलिए प्लीज़, अच्छा करें ना करें, सीखने समझने में क्या हर्ज है। एग्जैक्टली, करेक्ट। एटलीस्ट सीख तो लें। तो सिंपल सी चीज़ है, ये पाठशाला मिस मत कीजिएगा जो हम अगले हफ्ते आपके लिए कर रहे हैं। मोस्टली सोमवार को करेंगे, लेट्स सी जैसे। बिल्कुल, सवाल भेजते रहिए और हम जवाब भी ढूंढ कर लाएंगे। और ये आस्क जी बिजनेस, ये हैशटैग यूज कीजिए ताकि हमारी टीम हैशटैग से सारे आपके सवाल सॉर्ट कर देगी, देख लेगी कौन कौन से सवाल आए, किस किस के सवाल आए, हम ले लेंगे। बिल्कुल। तो चलिए, ये तो है एक इंटरेस्टिंग बात। अच्छा, हमारे बाजार की भी एक बार बात कर ले सर। ग्लोबल मार्केट में थोड़ा सा एक और चीज टच करना चाहता हूँ, क्योंकि हम 6 महीने की बात कर रहे थे। डीप, एक बहुत अच्छी चीज हुई है ग्लोबल मार्केट्स में, और वो है कच्चा तेल। हाँ, $116 था कल जब हम 3:30 बजे बंद हुए। चुपचाप कब $110 पर आ गया पता ही नहीं चला। और इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता था। एग्जैक्टली। सो बहुत बढ़िया चीज है। भले अब मंदी की आशंका से हुआ जो भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मंदी की आशंका से कच्चा तेल नीचे आए, मुझे नीचे चाहिए, जिस वजह से आए आने दो। एग्जैक्टली, हमें तो भाव से मतलब है। अमेरिका कच्चा तेल को गिरते हुए देख के गिर जाए, गिरने दो। पहली चीज, अब आज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्यों हमें अमेरिका और हमारे में क्या फर्क है, वो समझा ही दिया। सो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है कम से कम वो तो सोचिए। मेरे लिए तो कच्चा तेल आप ले आओ नीचे, मैं फुल तेजी में आ जाऊंगा,
फुल तेजी में। हाँ, मैं फुल तेजी, मुझे ये न्यूट्रल जोन में आ रहा है नहीं, न्यूट्रल 100 के आसपास। हाँ, इसके 100-120 में बहुत झुलाता है ऐसा। ये वैसे मार्केट जैसे हाल है, 100 के आसपास आता है, लगता है अरे अब तो गया, और वापस 120 तो होने में टाइम नहीं लगाता। वो एक ही साथ $10 बढ़ जाता है। ये तो बड़े दिनों बाद एक साथ $7-8 घटा है, बाकी घटता धीरे धीरे है, बढ़ता है जल्दी है। सो मतलब मैं इतना भरोसा भी नहीं करता। एक बार $100 के आसपास नीचे आकर थोड़ा स्टेबल हो जाए तो सांस में सांस आएगी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे तेजी करने के लिए मेरा मार्केट का बॉटम तब बनेगा जब हम 70-80 आएंगे। ओके, 70-80 आ गए, उसके पहले ही बन गया। जब फॉर एग्जाम्पल 15,200 आपका बॉटम बनाया अभी, और कच्चा तेल 70-80 आ गया तो वो बॉटम बन गया। मतलब अब वो जल्दी वापस नहीं दिखने वाला है। ओके, सिंपल है। हम देखो, सिंपल चीज है दीप, यही मोबाइल खरीदना है। इस मोबाइल को हम, और इसके बगैर अगर सपोज में रह नहीं सकता, मुझे 50,000 में खरीदना है या 40,000 में, यही तो फर्क है। या 20,000 में मिल जाए, 30,000, तो जितना सस्ता मुझे इसके बगैर, कच्चे तेल के बगैर मेरा काम चलता नहीं। जितना सस्ता मुझे मिल जाए, मेरा अगर वहां पे मेरा बिल कम हो गया, आज सोचो ना आप, 120 वाला अगर 70 हो जाता है तो 40-50% आपका बिल कम हो गया। एग्जैक्टली 40-50% आपका सबसे बड़ा बिल कम हो गया। मजे ही मजे है फिर, और क्या चाहिए। बाकी तो अपने यहाँ ग्रोथ। कल देखो कौन आए थे वो, परसों रॉयल ऑर्किड वाले, 15 साल में एक्रिसिल वाले। मतलब डिमांड देखो, हर चीज की डिमांड है। खाली हमारे क्या थोड़े मैक्रो फैक्टर्स बिगड़ रहे हैं, वो ठीक हो जाए तो कल के बाजारों में दो चीज है। अमेरिका से जो संकेत लेने, पहले कच्चा तेल बहुत बढ़िया है और ये आपको ज्यादा गिरने नहीं देगा। दूसरा, अमेरिकी बाजारों में जो हो रहा है उतार चढ़ाव, जो बिकवाली, वो आपको ज्यादा बढ़ने नहीं देगी। वही बात है, वो बढ़ने भी नहीं देगी। 250 पॉइंट नीचे बंद हुआ है जैसा उम्मीद थी। हालांकि ऊपरी स्तरों से आप देखेंगे तो 250 नीचे बंद हुआ है, नीचे से देखें तो 250 ऊपर बंद हुआ है। लेकिन जितना हम कल बाजार बंद होने के वक्त 280 पॉइंट नीचे था, लगभग डाउ उतना ही नीचे बंद हुआ है। तो एक तरह से अमेरिका, लेकिन हाँ, डाउ फ्यूचर लुढ़क रहे हैं, ये थोड़ी चिंता की बात है। तो पिछले 2-3 दिन से शायद मुझे कुछ लोगों ने बोला भी, बात कर रहे, आपने भी नोटिस किया होगा, थोड़ा सा मैं कोशियस, लोगों को लगा मैं बेरिश साउंड कर रहा हूँ। मैं बेरिश से ज्यादा कोशियस हूँ ऊपरी स्तरों पर। मुझे खरीदारी ऊपर के लेवल पे करने में थोड़ा सा कंफर्ट कम आ रहा है। उसकी दो बड़ी वजह थी, एक रुपया कच्चा तेल और दूसरा अमेरिका। तो कच्चा तेल तो आज मेरा सेटल हुआ है थोड़ा, रुपया भी अगर हो सकता है आज गिरना बंद हो जाए इस वजह से। लेकिन अमेरिका के मार्केट अभी भी, इसलिए मैंने कहा कि 3 आंखें आपको बना के रखनी है, कल तीनों का कॉम्बिनेशन देखना है। अब कल आपके 2 कॉम्बिनेशन ठीक हो रहे थे तो तीसरा नहीं काम किया। कल डाउ, आज फिर से आपके डाउ फ्यूचर्स बराबर नहीं है। कच्चा तेल और रुपया ठीक है, स्टेबल है, लेकिन डाउ फ्यूचर्स फिर से 200 खराब हो रहा है। तो थोड़ा ऊपर के लेवल पे देते भी रहने का है, जब तक ये तीनों फैक्टर एक साथ ना आए। आएगा तो हम ब्रेकआउट देके 16,000 के पार निकलेंगे। नहीं आया और तीनों खराब हुए तो हम 15,700 के आसपास जो सपोर्ट ले रहे हैं उसको तोड़ के नीचे जाएंगे। लेट्स सी क्या होता है। ठीक है सर, तो चलिए वहाँ पर है हमारी नज़र इस समय। अच्छा, हमारे बाजार के लिए थोड़ा एक ब्रॉडर आउटलुक अगर आप दे दें, क्योंकि सीरीज़ भी है, क्वार्टर भी है, सेकंड हाफ भी है इस साल का, वहाँ पर आपकी क्या नज़र है सर? सीरीज का आउटलुक चाहिए। हाँ, थोड़ा तो बनता है सर। अच्छा नहीं लगेगा आपको सुन के, मुझे अच्छा लग रहा है लेकिन आपको नहीं लगेगा, क्योंकि इस सीरीज पर एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन हमारे पास है 15%। ये पिछली बार हुआ था मार्च 2020 में, कोविड के वक्त। ठीक है, तो 2-2.25 साल के लोएस्ट लेवल पर एफआईएस की, मतलब कोविड के वक्त से भी उनको खराब लग रहा है ज़्यादा। अब उनको ये समझ नहीं आ रहा कि खराब उनका ज़्यादा है। मतलब ये ऐसा है कि मतलब काम किसी ने खराब किया और गुस्सा किसी और पे निकाला जाए, बिल्कुल, है ना, क्योंकि उस पर जिसने खराब किया उस पर अगर सपोज आप नहीं निकाल सकते गुस्सा, जो आमतौर पर बंसल जी की प्रॉब्लम होती है, तो आप गुस्सा किसी और पे निकालते हैं, है ना, वैसा वाला हाल है। तो प्रॉब्लम तो एफआईएस की बाहर के मार्केट की ज्यादा है, लेकिन एक्चुअली उनको जो ठीक लगता है, आमतौर पर अब तक का ट्रेंड पुराना यही रहा है कि जब भी है ना ब्याज दरें बढ़े, ग्लोबली लिक्विडिटी निकले, तब इमर्जिंग मार्केट्स को बेच दो, आता ही है ना, वो हमेशा होता है, वो हमारे यहाँ हो भी रहा है। एफआईएस ने भी नहीं सोचा। एफआईएस के पास दो ऑप्शन है। एक, वो ये भी सोच सकते हैं हमने गलत मार्केट को बेच दिया, ये तो अच्छा मार्केट है, गिर नहीं रहा, सब कुछ ठीक है। और दूसरा ये भी सोचते हैं अरे वाह बढ़िया हुआ, फर्स्ट टाइम हम इंडिया में बेच पाए, निकल पाए अच्छे भाव में, बायर है हमारे पास। तो जैसा आपको सोचना सोचे, लेकिन मैं तो खाली डेटा देखता हूँ, 15% डेटा ओवरसोल्ड है। सीरीज की शुरुआत करने के लिए बहुत ओवरसोल्ड है। इस सीरीज में, अगली सीरीज के लिए मेरे पास सबसे बढ़िया अगर कोई एक अच्छी चीज़ है तो एफआईएस बहुत हल्के पोजीशन पर जा रहे हैं मार्केट में, और यही तो चाहिए। बाकी रोलर्स इन लाइन है। निफ्टी का पोजीशन आप 1 करोड़ 13 लाख शेयरों पर कर रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट पिछले महीने के बराबर ही है।
निफ्टी पे रोल ओवर 4% कम हुआ है, 75% के आसपास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बैंक निफ्टी के रोल ओवर ऑलमोस्ट है में 87% के आसपास, कोई खास फर्क नहीं है। जहाँ तक जुलाई सीरीज का ऐतिहासिक सवाल है, पिछले 10 साल की सीरीज मैंने देखी है दीप, 10 साल में से 3 साल ही नेगेटिव बंद हुई है। अच्छा। 7 साल पॉजिटिव। तो आमतौर पर जुलाई की सीरीज पॉजिटिव होती है, पहली बात। दूसरी बात, आमतौर पर 4 सीरीज नेगेटिव हो ऐसा कम होता है। और पिछली 3 सीरीज आप नेगेटिव देख चुके हैं। मार्च अप्रैल मई की, सॉरी अप्रैल मई जून की 3 सीरीज आप नेगेटिव देख चुके हैं। बैंक निफ्टी की 2 सीरीज नेगेटिव रही है। मार्च की सीरीज कुछ 51 पॉइंट ऊपर थी, उसको नेगेटिव माने ना माने आपकी मर्जी, डेटा के हिसाब से नहीं है। बट ब्रॉडली 2 सीरीज पिछली 3 सीरीज आपकी नेगेटिव हो गई। आमतौर पर 4 सीरीज एक साथ नेगेटिव नहीं होती। तो जुलाई की सीरीज को लेकर मैं उतने नेगेटिव नहीं हूँ। हाँ। तो ये तो अच्छी बात है। हाँ, अच्छा ही है। और आमतौर पर जुलाई की सीरीज में अगर पॉजिटिव मूव आता है तो 3 से 6% तक का बनता है। तो मूव भी ठीक ठाक मिलता है, 3 से 6%। आप 15,700 पर है, मतलब 500 से 800 पॉइंट मिल जाए। 500 से 800 पॉइंट का मतलब वही 16,600 के आसपास। नॉट बैड एट ऑल, है ना। तो अगर आप 15,800 से 16,600 के आसपास पहुंच जाए तो बढ़िया है। नहीं तो 16,200 तक पहुंचे तो 3%, तो उतना तो दिखता है डेटा में। सो आई थिंक सीरीज इतनी कोई खास खराब है नहीं दीप, ठीक है। और हम अच्छे नोट पर सीरीज की शुरुआत करें। मैं तो उल्टा बोलता हूँ, आजकल जिस तरह का मूड माहौल है उसमें ज़्यादा लॉन्ग पोजीशन पे आप जाएं सीरीज में तो बेचने की रिस्क है। 15% में कितना बेच लें भाई। जब ये लोग 82%, 88% हाई तक गए एफआईज इंडेक्स लोग, 82% तो हमने बहुत अच्छे से देखा है। और जून में 89% तक पहुंचे, एक साल पहले। हाँ, एक साल पहले, पिछले साल जून में 89% से आप 14% आ गए। तो अब 14 ही तो बचे बेचने के, अगर आपको करेक्ट है ना। तो आई थिंक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सीरीज की शुरुआत हम अच्छे नोट पे करें, कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, तो चलिए अच्छे नोट पे हो रही है सीरीज की शुरुआत, और ब्रॉडर व्यू लें तो सब कुछ ठीक है, परेशान मत होइए। उतार चढ़ाव वाला बाजार तो चलता रहेगा। बताएं सर, फिर आज के लिए कहां पर रहना सर? ग्लोबल संकेत नेगेटिव साइड पर है, एफआईज के संकेत नेगेटिव हैं, डीआईज के संकेत पॉजिटिव हैं, वायदा कारोबार न्यूट्रल, सेंटिमेंट न्यूट्रल, ट्रेंड नेगेटिव। निफ्टी सपोर्ट जोन 15,675, 15,725 इस रेंज में खुलकर थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे। कमजोरी की शुरुआत 15,675 के नीचे ही होगी, और तब आपके लिए जो लेवल बनेगा 15,550, 15,625 आपके लिए स्ट्रॉन्ग बाय जोन निकल कर आता है अगर आप कमजोर खुलते हैं तो। बैंक निफ्टी हायर रेंज 15,850, 15,900 ऊपर की रेंज है जहां पर आपको सप्लाई आते हुए दिखेगी। इसके पार निकल कर टिके तो 15,925 से लेकर 16,000 तक की रेंज है जहां पर आपको बिग वाली प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आएगी। अब आइए बैंक निफ्टी 33,100, 33,200 तुरंत प्रभाव से आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे गए तो 32,650, 32,850 स्ट्रॉन्ग बाय जोन निकल कर आता है। ऊपर की तरफ 33,650, 33,800 परफेक्ट शॉर्ट करने की जगह है, लेकिन अगर इसको पार करके निकले जिसकी संभावना कम है तो 34,000, 34,150 प्रॉफिट बुकिंग और बिग वाली की जगह ये आपके लिए बैंक निफ्टी पर। ठीक है सर, तो ये तो बड़े लेवल से रेजिस्टेंस और सपोर्ट। रेजिस्टेंस और सपोर्ट है दीप 15,780 पर आप बंद हुए, 750, 725, 700, 675, 650 हर एक 25 पॉइंट पर सपोर्ट है, क्योंकि आप लगभग 8 दिन बिता चुके हैं इस रेंज में, तो हर 25 पॉइंट पर आपको सपोर्ट बन रहा है। 625 के नीचे सीधा 550 का लेवल आता है नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ 780 से ऊपर 800, 850 दो छोटे लेवल हैं, उसके बाद 890, 925 मीडियम लेवल, 975, 16,000 जो कि आएंगे नहीं। बैंक निफ्टी 33,425 पर आप बंद हुए, तुरंत आपका जो सपोर्ट बनेगा 33,300, उसके बाद 33,200 है, 33,125 यहाँ तक की विजिबिलिटी है। इसके नीचे फ्रेश कमजोरी बनेगी तब आपके लिए 33,000, 32,925, 32,850, 32,750 और 32,650 तक के लेवल बनते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। बैंक निफ्टी पर हायर साइड पर 33,500, 650 दो विजिबल लेवल है, 725 और 800 मीडियम लेवल है। इसके ऊपर के लेवल की संभावना कम है, खाली नोट करके रख लीजिए 33,900 और 34,000। ठीक है सर। एसजीएक्स निफ्टी आपके अब 16,700 के नीचे आता हुआ दिख रहा है, जो इस हफ्ते का जो लो लेवल है लगभग आप देखिए 15,687 के आसपास का है। ठीक है, उसके आसपास आप पहुंच रहे हैं, लेकिन डिस्काउंट 36 पॉइंट का है निफ्टी में। तो अगर आप डिस्काउंट देखें तो इसमें 35 पॉइंट आपको जोड़ना है। 35 पॉइंट जोड़ेंगे तो आप 15,725 के आसपास खुलने के संकेत हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। डिस्काउंट काफ़ी बड़ा है, 780 पे बंद हुए 40 पॉइंट, वही 740 के आसपास हो जाता है। ठीक है सर। वैसे तो लॉन्ग पोजीशन बता दी, बट लॉन्ग पोजीशन पीसीआर कंफर्टेबल है एकदम। 116 पर हम शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.91 है, ठीक है।
विक्स अनचेंज है और एफआईएस की इंडेक्स पोजीशन तो ओवरसोल्ड है ही। ओवरसोल्ड है बिल्कुल। और जो लॉन्ग पोजीशन पर स्टॉप लॉस है इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों एक ही रखा है, वो है 15,650 का। ठीक है। अब इसके नीचे आप जाएं इंट्राडे में या क्लोज होता दिखे तो थैंक यू कर लीजिएगा। बैंक निफ्टी पर 33,100 का रखा है, इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों ही, जो 300 सवा 300 पॉइंट नीचे 1% का स्टॉप लॉस समझ लीजिए। शॉर्ट पोजीशन पर भी एक ही स्टॉप लॉस रखा है 15,950 का, इंट्राडे और क्लोजिंग बहुत आराम से मिले हैं, कोई टेंशन नहीं है, सब एक एक स्टॉप लॉस से ही काम चल रहा है। जब मल्टीपल आते हैं तो टेंशन होता है, तब मुझे चॉइस भी देनी पड़ती है, लेकिन आज 15,950 है। और बैंक निफ्टी पर इंट्राडे और क्लोजिंग 33,850, बहुत क्लियर कट स्टॉप लॉस निकल कर आए और चारों एक एक ही आए, इंट्राडे और क्लोजिंग। अब आइए नई पोजीशन कैसे बनानी है। 15,675 15,750 की रेंज में शूरवीर खरीद सकते हैं। तो लेना है ट्रेडिंग रेंज लोअर, अब गया तो आज जाएगा। लास्ट 2-3 दिनों तो बाजार ने यही दिखाया, लेवल यही दिखाया, हमेशा से यही दिखाया। कल का हमारा शॉर्ट कॉल ओपन है, शॉर्ट कॉल ओपन है बैंक निफ्टी का। तो पहले इस रेंज में खरीदना है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका होगा 15,550 का। मार्केट के मूड माहौल के हिसाब से आप इस रेंज को चाहे तो नीचे तक 625 तक भी कर सकते हैं बाद में। बेसिकली 675 अभी तक सपोर्ट दे रहा है, इसलिए वहां पर दिया है। इसके नीचे दीप 625 तक भी आ सकता है, तो 625 के आसपास भी खरीदने के लिए थोड़ी सी जगह रखें। स्टॉप लॉस 550 का ही रखना है, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। ऊपर के टारगेट जो बनेंगे 775 800 छोटे टारगेट, 850 890 मीडियम टारगेट, 925 975 फाइनल टारगेट। ये आपके लिए खरीदारी करने के लिए है। अब आइए बेचना है। 850 925 की रेंज में अगर फिर से आज पहुंचे, रोज पहुंच रहा है, लगता नहीं है कि गैप से खुलने के बाद पहुंचेगा, लेकिन रोज पहुंचता है। गैप से ऊपर खुलने के बाद लगता नहीं कि बाइंग रेंज में आएगा, लेकिन रोज आता है। तो आज भी उम्मीद करें ऐसा ही होगा। अगर ऊपर आए तो इस रेंज में बेचना। 850 से तो मूड बनाइए, 890 के आसपास पक्का बेच दीजिए। 925 आए तो और बेचिए। 16,000 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो नीचे बनेंगे वो 15,800 से लेकर 15,675 तक, तो हर एक 25 पॉइंट पर है। इनफैक्ट 650 तक, 625 तक, ये सारे टारगेट हैं जिनके लिए करनी है बिकवाली। ओके, तो दोनों तरफ के मौके मिलने वाले हैं। लेवल्स का करें आप इंतजार। 15,675 750 एक अच्छी जोन है खरीदने के लिए, और अगर बेचना है तो 850 925 की रेंज में आप बेच सकते हैं। बैंक निफ्टी में खरीदे 33,100 33,200 की रेंज में, अगर इस रेंज में आए तो खरीदना है आपको। और स्टॉप लॉस आपका होगा 33,000 का, ठीक है। 2 दिन से आप देखिए 33,200 के आसपास सपोर्ट ले रहा है, 33,180 33,190 के आसपास। तो ये रेंज ठीक है जहां पर आप खरीदने का मौका देख सकते हैं। स्टॉप लॉस भी छोटा ही रखना है, 100 पॉइंट का, 33,000 का, इसके नीचे का नहीं रखना दी। टारगेट 33,300 33,425, उसके बाद 33,500 650 और 33,725 और 33,800 के लेवल्स हैं जहां पर खरीदारी करनी है आपको। और ये आपके लिए परफेक्ट रेंज है। रहा सवाल एग्रेसिव ट्रेडर्स का, तो बैंक निफ्टी का मैं एग्रेसिव ट्रेडर्स का नहीं दे रहा, आज हटा लीजिए। खाली अपने को इसी रेंज में आए तो ही खरीदना है, रेंज के हिसाब से ही खरीदना है। बेचने की राय बिल्कुल है। 33,650 33,800 की रेंज में अगर आता है बैंक निफ्टी, वहाँ पर जरूर बेचिए। 2 दिन से मौका दे रहा है आपको, आता है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, 425 पर बंद हुआ है। अगर इस रेंज में आता है तो बेचिए। 34,000 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो बनेंगे नीचे 33,500 425 दो छोटे टारगेट है, 300 200 मीडियम टारगेट है, 125 का अगला टारगेट है। इसके बाद के टारगेट जो होते हैं वो बड़े दूर के हो जाते हैं, तब आपके लिए 33,000 के नीचे के टारगेट है। तो अगर ज़्यादा गैप से नहीं खुले, समझो अभी तो दिख रहा है गैप से खुलने का, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स भी जा ही रहा है, 200 पॉइंट नीचे हो गया करेक्ट। नैस्डैक 80 नीचे है। हम दिखा रहे हैं कहाँ, SGX अपना किधर गया, 30 पॉइंट 15,690 30 पॉइंट, बट वही आपने बोला थोड़ा एकदम एग्जैक्ट सपोर्ट पे खुल रहे हैं। खुलने के बाद देखते हैं क्या कुछ होता है। 9:08 पे देखेंगे, जहाँ सेटल हो रहे हैं वहाँ पे बढ़िया ट्रेड बनेगा जरूर आज। चलिए ठीक है। तो आज कोई अग्रेसिव के लिए कुछ नहीं, नॉर्मल है, नॉर्मल खरीदना है, नॉर्मल बेचा, रेंज से आए करिए। हो सकता है हफ्ते का आखिरी दिन आपको एक रेंज से ब्रेकआउट किधर एक तरफ देने की कोशिश करें, वो तो एक दिन होगा ही। तो एक दिन किसी दिन होगा। अगर आज होगा तो देखेंगे क्लोजिंग बेसिस पे। सो 9:08 पे भी देख लीजिएगा, 3:30 पे भी 3:20 पे भी देख लीजिए, दोनों जगह पता चल जाए। ठीक है सर। डन। सन टीवी बैन से बाहर आ गया क्योंकि ऑब्वियसली नई सीरीज है। अच्छा, डेटा थोड़ा समझाएं सर। वो 2 दिन से आप हाईलाइट कर रहे हैं कि थोड़ी एफआईएस की कैश की बिकवाली कम हो रही है, हालांकि कल एक्सपायरी का भी थोड़ा एक्शन था वहां पर। तो कल के डेटा की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, रुपया स्टेबल बंद हुआ कल का, सेम टू सेम 78.97। एक ही प्रॉब्लम है दीप, डिविडेंड वगैरह की वजह से निफ्टी फ्यूचर्स 36 पॉइंट डिस्काउंट पे है। बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स है भगवान, 92 पॉइंट प्रीमियम थी बैंक निफ्टी में परसों, कल डिस्काउंट हो गया 28 पॉइंट का। अगर आप सोचो लॉन्ग पोजीशन लेके बैठे हो, आपके 120 पॉइंट तो ऐसे ही गए।
ऐसे ही उड़ गए, करेक्ट, पैसा बनाएंगे सर। इसलिए शॉर्ट में ज़्यादा बढ़िया शॉर्ट था, में ज़्यादा बढ़िया था, आपको प्रीमियम का फायदा मिल गया कल जब हमने शॉर्ट खोल दिया। तो बैंक निफ्टी के लिए 15,800 एक ही इंपॉर्टेंट लेवल है, 15,800 मेक और ब्रेक लेवल है। 30 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट पुट कॉल दोनों में है। इसके अलावा कोई डेटा खास है नहीं, ऊपर 16,000 पार नहीं होगा, ये साफ दिख रहा है डेटा में। बैंक निफ्टी के डेटा तो बहुत ही कम है, नहीं के बराबर। अब मैं बता दूं, एक बार अपडेट दे दूं, कल जो हमने बैंक निफ्टी का शॉर्ट कॉल दिया हुआ है 33,460 पर दिया था। हाँ, तो स्पॉट लेवल 33,275 था दीप, और 460 का फ्यूचर के हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी फायदा हो गया, लेकिन नहीं, जो मैंने स्पॉट दिया वो मैं स्पॉट दे रहूँगा नेचुरली। तो अब आपको सॉरी मैंने एक, हाँ सॉरी, आप सही कह रहे हैं, 33,475 पे दिया है, 33,460 जो भी है। हाँ, स्पॉट लेवल 33,460-70, 33,700 का स्टॉप लॉस मैंने बोला है, वही मेंटेन करना है आपको। 33,300, 33,200, 33,125, ये 3 छोटे लेवल है, ये तो आने चाहिए। इसके बाद हम रिव्यू करेंगे, स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलेंगे। बाकी हीरो या जीरो पुट तो कल ही खत्म हो गया आपका। अगर आपने अगली सीरीज का पुट लिया है, मतलब ये वाला लिया है 33,500 का, उस पुट को आपने 110 के आसपास बोल दिया था, उस पर मुनाफा 110 के आसपास, क्योंकि वो हीरो जीरो वाले में ज़्यादा लंबा आपका चलता नहीं, क्योंकि जीरो नहीं। बट नीचे में तो 33,340 325 तक आया था और 33,500 का आपका इन द मनी पुट था, तो आई एम श्योर कि उसमें पैसे बन ही गए होंगे, तो ठीक है। बट अगर आपकी शॉर्ट है बैंक निफ्टी की, जो अगर आपने कल की, तो आज आपके पैसे बनने की पूरी संभावना है। चलिए, तो ये है आपके लिए पूरी सीरीज और आज के दिन के लिए शुरुआती स्ट्रैटेजी अनिल जी की तरफ से। आइए अब देख लेते हैं आज की खबरें कौन सी हैं और साथ ही ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं। कुशल, वरुण और साथ ही आशीष हैं तैयार। कुशल, मॉर्निंग, बताएं क्या कह रही हैं आज की खबरें। आज तो मैचिंग हो गए, 3 लोग मैचिंग हो गए सर, डिफरेंट शेड्स में हो गए। अच्छा, येलो के शेड्स हैं अलग अलग थोड़ा, ओके, चूज योर पिक। बहुत ही बढ़िया, बताएं कुशल। बिल्कुल दीप, आप देखिए नया महीना है और काफ़ी सारे ट्रिगर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे आज से, काफ़ी सारे बदलाव भी होने वाले हैं। पर सबसे पहले आप देखिए ऑटो कंपनियां यहाँ पर ये अपने दाम बढ़ाते हुए नजर आएंगी। साथ ही जून महीने के ऑटो बिक्री आंकड़े अब से कुछ ही देर में आते हुए नजर आएंगे, तो यहाँ पर देखना होगा कि कौन सी कंपनी ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन या काफ़ी खराब प्रदर्शन किया है। साथ ही सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन आज से लागू हो जाएगा और मनोरमा इंडस्ट्रीज इस पर भी फोकस रखिए। BSE पर ये ट्रेड हो रही थी अब तक, आज से ये NSE पर भी ट्रेड होती हुई नजर आएगी। साथ ही एक्सप्रो इंडिया बोनस शेयर इन्होंने जारी किया था, 2 शेयरों पर 1 शेयर बोनस इन्होंने दिया था, तो ये एक्स डेट ट्रेड करेंगे। और IOC और रत्नमणि मेटल्स ने जो बोनस शेयर जारी किए थे, उसकी आज रिकॉर्ड डेट है। हांगकांग के बाजार ग्लोबल इवेंट के लिहाज से आज बंद रहेंगे, तो यहाँ पर ये सारे ट्रिगर्स हैं। पर खबरों पर भी आपको फोकस रखना है। सबसे पहले REC, यहाँ पर कंपनी ने हर 3 शेयर पर 1 शेयर बोनस देने का ऐलान किया है और बोनस शेयर की जो रिकॉर्ड डेट है वो 18 अगस्त फिक्स की गई है। भारतीय एयरटेल यहाँ पर FY19 तक के इनके जितने भी AGR बकाया थे उसके लिए कंपनी ने 4 साल का मॉरेटोरियम ले लिया है और कैलकुलेशन के हिसाब से ये करीबन 3,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा बन रहा है। इसके पहले भी आपने देखा कि वोडाफोन आइडिया ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था, जिसकी कैलकुलेशन करीबन 8,900 करोड़ रुपए की थी। साथ ही यहाँ पर कंपनी ने इंडस टावर में अतिरिक्त 2.06% हिस्सेदारी खरीदी है। और एक थर्ड खबर भी इससे जुड़ी हुई कि जो गूगल ने इन्वेस्टमेंट की थी, इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया था भारतीय एयरटेल में 1.28% हिस्सेदारी खरीदने का, उसको CCI की तरफ से अब मंजूरी मिल चुकी है। एंड फाइनली फार्मा ड्रग रिलेटेड कंपनी है लुपिन, यहाँ पर फोकस रखिए। मेंटल इलनेस से जुड़ी हुई एक दवा है, उसको US FDA से मंजूरी मिल चुकी है और गोवा के लुपिन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में इस दवा का उत्पादन होगा और US में इसकी अनुमानित सालाना बिक्री करीबन $15 करोड़ की है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आज के लिए। कई सारे लार्ज कैप्स भी फोकस में रहने वाले हैं और ऑफ कोर्स ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आएंगे। वरुण, मॉर्निंग, बताएं कौन सी खबरें हैं आपके पास। गुड मॉर्निंग दीप। तो सबसे पहले यहाँ पे फिनिक्स मिल्स जो है वहाँ पे आपको नजर रखनी है, क्योंकि आपको याद होगा इस कंपनी ने 2 जून को एक ऐलान किया था कि इस कंपनी की सब्सिडाइज में रेकोजीनिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि GIC की GIC जिसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो करीब 1511 करोड़ के आसपास का निवेश करने वाली है। उसका पहला ट्रांच जो है इन्होंने निवेश कर दिया है। 1111 करोड़ के आसपास का निवेश जो है इन कंपनियों की सब्सिडाइज में किया गया है। इसके अलावा मॉइल, यहाँ पे फाइन एंड केमिकल ग्रेड की कीमतें जो है उसमें 5% के आसपास की बढ़ोतरी जो है इस कंपनी ने कर दी है। इसके अलावा EMD यानी कि इलेक्ट्रोलाइट मैग्नीस डाइऑक्साइड, उसकी भी जो प्राइस है उसमें करीब 3.3% के आसपास की बढ़ोतरी की गई है। तो मॉइल ने कीमतें बढ़ाई है बेसिकली। हीरो मोटो, यहाँ पे हीरो का जो ट्रेडमार्क है बेसिकली, उसके तहत हीरो मोटो जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च कर सकती है
ये दिल्ली हाई कोर्ट ने जो आर्बिट्रेशन मामला था, उसमें आर्बिट्रेशन जो ट्रिब्यूनल था उसके तरफ से ये फैसला आया है, तो इनके लिए एक अच्छी खबर है। ओएमसीज और रेस्टोरेंट्स को यहाँ फोकस में रखेगा, क्योंकि ओएमसीज ने 19 किलो के जो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर है उसके दाम घटा दिए हैं। 200 रुपये के आसपास की कटौती की गई है। आज से नई कीमतें जो है वो लागू हो जाएंगी। हिंदुस्तान कॉपर, यहाँ पे फंड जुटाने के लिए बोर्ड ने मंजूरी दी है। QIP के सारे फंड जुटाने वाले हैं, 9.7 करोड़ शेयर्स के आसपास बेचेंगे। इस एजीएम में इसका फाइनल फैसला लिया जाएगा, जहाँ पे शेयर होल्डर से अप्रूवल लिया जाएगा, और एनसीडी के जरिए 500 करोड़ भी ये जुटाने वाले हैं। पराग मिल्क, इस कंपनी ने अपने नतीजे घोषित किए हैं। Q4 के रेवेन्यूज तो 29% बढ़े हैं, लेकिन एबिटा लॉस 585 करोड़ और 5 से 90 करोड़ के आसपास का टोटल लॉस इस कंपनी ने किया है। पूरे साल में अगर आप देखेंगे तो 510 करोड़ के आसपास का राइट डाउन जो है, इन्वेंट्री राइट डाउन इस कंपनी ने लिया है। और आखिरी में ग्लोबल स्पिरिट तिलक नगर इंडस्ट्रीज पर नजर रखेगा। इन दोनों कंपनियों ने करार किया है, बेसिकली स्ट्रेटेजिक, टेक्निकल और मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग के लिए करार किया गया है। तिलक नगर इंडस्ट्रीज की अहमदनगर में करीब 140 के एलपीडी के आसपास की जो प्लांट है उसको ऑपरेट करने के लिए करार जो है ग्लोबल स्पिरिट ने कर लिया है। ओके, ग्लोबल स्पिरिट और तिलक नगर के बीच में करार। हाँ, उनके बीच। आई थिंक ये कंपनी भी रिवाइव हो रही है, एक बार इसके मैनेजमेंट से भी बात की जाए। बिल्कुल सर, समझना चाहिए क्या हो रहा है, क्योंकि ये करार थोड़ा इंटरेस्टिंग है। दूसरा एक जो आपने पराग का बोला है, हाँ, जो उन्होंने राउट डाउन इन्वेंट्री राइट डाउन ली 500। इसका एक अच्छे से लिंक बनाइए, डिटेल निकाली, क्योंकि मेरे ख्याल से कुछ एक शायद नतीजों के साथ मैनेजमेंट की कमेंट्री भी आई है, तो कमेंट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है कि क्या वजह है वो समझना जरूरी, क्योंकि एक तो क्या है कि वो मनपसंद बेवरेजेस पहले वो सब उनका ऐसा बदनाम हो चुका है, एक बार हाँ, इसी कंपनियां तो एक बार जरा समझ लिया जाए, देखा जाए कि एग्जैक्टली क्या है, तो इसकी डिटेल्स हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। आइए ब्रोकरेजेस पर भी डालते हैं नजर। FIR मॉर्निंग आशीष, बताएं आज की पहले तो टॉप रिपोर्ट्स कौन सी हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। आईटी स्टॉक्स पर पूरी तरीके से फोकस रखेगा। ढेर सारे जो है टारगेट कट्स आए हैं। सबसे पहले इन्फोसिस की रिपोर्ट आपको बताता हूं। सिटी ने जो है खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, लेकिन लक्ष्य में मामूली 10 रुपये की कटौती की है। लेकिन HSBC देखे तो खरीदारी किराए को बरकरार रखकर लक्ष्य ज़्यादा काटा है। 1940 से घटाकर 1800 रुपये जो है वो उन्होंने लक्ष्य कर दिया है। इसी के साथ अगर आप देखें तो TCS यहाँ पर देखिए सिटी ने बिकवाली किराए को बरकरार रखा है और जो लक्ष्य है इसमें मामूली 20 रुपये की कटौती की है। HSBC होल्ड किराए लक्ष्य जो है 3760 से घटाकर 3570 रुपये कर दिया है। सिमिलरली अगर आप देखें तो विप्रो यहाँ पर भी नजर रखेगा। सिटी खरीदारी किराए को बरकरार रखे और लक्ष्य 535 से घटाकर 505 कर दिया है। HSBC ने होल्ड किराए दिया और लक्ष्य 585 घटाकर 484 रुपये कर दिया है। L&T टेक्नोलॉजी सिटी बिकवाली किराए को बरकरार रखे, लक्ष्य 2915 से घटाकर लक्ष्य 2815 कर दिया है। और HSBC भी देखें तो होल्ड किराए दिया और टारगेट कट इन्होंने भी किया है। लेकिन इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है मारुति पर, जहां पर अगर आप देखें तो CLSA अभी भी बिकवाली की राय को जो है बरकरार रखे हुए 8471 की जो है क्लोजिंग है। 7053 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। मान रहे कि नई ब्रेजा जो लॉन्च हुई है फीचर रिच तो है, लेकिन पूरी तरीके से रिवाइवल आएगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। वहीं नोमिरा भी अगर आप देखें तो न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे, लेकिन इनका बुलिश व्यू जो है बरकरार है 8627 के लक्ष्य के लिए। ओके, और भी क्या रिपोर्ट्स हैं आशीष, वो भी बता दें जल्दी से। दीपांशु और रिपोर्ट्स हैं। सबसे पहले देखिए बजाज ऑटो बैंक ऑफ अमेरिका डाउनग्रेड कर दिया है। पहले खरीदारी किराए देते थे, अब अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। लक्ष्य दिया है 3450 रुपये का। सिटी ने ICICI सिक्योरिटीज पर बिकवाली किराए को बरकरार रखे, लक्ष्य 600 से घटाकर 400 कर दिया। 429 की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि टर्नओवर में NSE में जो गिरावट आई है इससे इनके ब्रोकरेज कारोबार पर भी असर देखने को मिलेगा। वोल्टास पर गोल्डमैन सैक्स का डाउनग्रेड है, लक्ष्य भी 1030 से घटाकर 940 कर दिया। बजाज इलेक्ट्रिकल्स पर मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखे 1050 के लक्ष्य के लिए। और अंत में पेट्रोनेट LNG यहाँ पर जेफरीज ने खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 320 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए सारी खबरें इस समय। इस बीच नजर रखिए बाजार के एक्शन पर। एक्शन तो शुरू होने वाला है, हमारे सारे एक्सपर्ट्स बड़ी खबर आती दिख रही है। बड़ी खबर हाँ, ये सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी 5% बढ़ी है। ये एक बड़ी खबर है इस वक्त की बिग ब्रेकिंग आपके सामने आती दिख रही है। और ये गोल्ड मार्केट के लिए बहुत बड़ी खबर है कि सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी 5% बढ़ेगी। यानी कि अगर आप बाहर से अब सोना खरीद कर लाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो आपको 5% ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। ये अब आपके लिए सोना खरीदना महंगा होगा। जाहिर सी बात है कि अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को काबू में रखने के लिए गोल्ड का कंजम्पशन कम हो, उसके लिए सरकार की तरफ से ये कदम उठाया गया है। तो ये एक बड़ा एक्शन सरकार की तरफ से होता हुआ दिखा है। गोल्ड इंपोर्ट का बहुत बड़ा एक्शन यहाँ पर होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। ये
ये बड़ी खबर दीप इस वक्त आती हुई दिख रही है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। ये एक बड़ी खबर आपके सामने आती दिख रही। तो गोल्ड पर आज ही से तुरंत प्रभाव से इंपोर्ट ड्यूटी आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये इंपोर्ट ड्यूटी भी छोटी मोटी नहीं, सीधी 5% और ऑलरेडी 11.25%। अगर आप सब कंबाइन कर लें, 7.5% वैसे ड्यूटी है, बट सब चीज़ें कंबाइन कर लें तो लगभग 11.25% आप ड्यूटी देते हैं गोल्ड के इंपोर्ट पर। उसमें अगर आप अनिल जी 5% और जोड़ लीजिए, 11 ऑलरेडी है, 11.25 ऑलरेडी है। अगर आप सब करना है, वैसे 7.5% है, 7.5 उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स हैं और एडजस्टमेंट्स कर दें तो फिर आपके लिए ऑलमोस्ट 11.25% बनती है। वहां पर अगर आप 5% और जोड़ रहे हैं सर, तो देखिए फिर अमाउंट कितना होता है। जी इस बीच इब्जा के फाउंडर और जाने माने ज्वेलर्स एसोसिएशन के लीडर पृथ्वीराज कोठारी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आइए उन्हीं से जानते समझते हैं। इब्जा के प्रेसिडेंट भी हैं। कोठारी साहब, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुबह सुबह समय दिया इस बड़ी खबर पर। सोने पर 5% इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ी है, ये अभी अभी बड़ा नोटिफिकेशन आया है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से। क्या असर पड़ेगा इसका, बताएं सर। देखिए, स्ट्रेट एक गोल्ड के प्राइस के ऊपर पड़ जाएगा और मुझे लगता है 5% के हिसाब से अभी जैसे 4,96,000 ड्यूटी थी 10% से जी, और अभी सीधा वो बढ़ के 7,20,000 हो जाएगी, तो ये सीधा इफेक्ट गोल्ड प्राइस के ऊपर आ जाएगा। ओके, तो मुझे लगता है कि गोल्ड प्राइस जैसे मार्केट ओपन होने के साथ में 1 लाख रुपया ऊपर ओपन होगी, यानी 1 लाख रुपया किलो में। तो आपके हिसाब से 1 लाख रुपए किलो के हिसाब से गोल्ड का दाम बढ़ जाएगा, यानी कि जो भाव अभी आपके 50,000 रुपए के जैसे गोल्ड का दाम 50,570 रुपए दिखा रहा है, तो सीधा मान के चले 51,570, 1,000 रुपए दाम बढ़ जाएगा। हाँ, 1,000 रुपए। अपन मार्केट में उतनी डिस्पैरिटी रहेगी बट प्राइस बढ़ जाएगा, प्रॉफिट टेकिंग आ जाएंगे ड्यूटी बढ़ने से, और सामने डिमांड मार्केट में नहीं होने की वजह से थोड़ा थोड़ा इफेक्ट कम रहेगा। ऐसा मतलब कस्टम ड्यूटी 7,20,000 रुपया हो गई, जो 4,97,000 थी उसकी, 7,20,000 आपकी ड्यूटी हो जाए। अच्छा, क्या वजह आप समझते हैं कोठारी साहब जिसकी वजह से सरकार ने ये कदम उठाया? देखिए, लास्ट मंथ में आपने देखा होगा डेफिसिट $24 बिलियन का हो गया था मंथली डेफिसिट, और धीरे धीरे डॉलर रिजर्व भी अपना कम होते जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने जो लिया है वो शॉर्ट टर्म टेम्पररी इसको किया होगा कि जो गोल्ड उसके हिसाब से इम्पोर्ट कम होए और जो अपना जो हिंदुस्तान के अंदर जो सोना पड़ा है उसी में ट्रेड होए। तो ये बड़ा बदलाव आता दिखा है अब। अच्छा, और जो ड्यूटी है, एक तो ये कि हम गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, उस पर तो सिंपल सी चीज़ है, लेकिन क्या यही सेम ड्यूटी स्ट्रक्चर गोल्ड ज्वेलरी या कुछ और फॉर्म में आप गोल्ड इंपोर्ट करते हैं उस पर भी लागू होगा? नहीं, डोरे फॉर्म में 0.65% कम रहता है, उसका 11.65% है जी। तो ओके, तो अगर आप गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं सीधे सीधे तौर पर, तो पहले आपको ड्यूटी देनी होती थी 4,96,000 रुपये प्रति किलो, अब वो देनी होगी 7,20,000 रुपये प्रति किलो। आज से गोल्ड पर 5% इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई है। आम लोगों के लिए इसका मतलब ये निकलता है कि करीबन 1,000 रुपये प्रति 10 ग्राम जो भाव चलता है 50,000 रुपये के आसपास, 50,570 के आसपास जो भाव है, अब आपको 1,000 रुपये ज़्यादा भाव देने होंगे। कोठारी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तुरंत प्रभाव से आपने ये पूरा विश्लेषण दिया और हमारे दर्शकों को बताया कि इसका क्या कुछ असर पड़ता हुआ दिखेगा। तो ये बड़ी खबर आती हुई दिख रही है इस वक्त सोने के इंपोर्ट को लेकर, और राजस्व विभाग ने यहाँ पर एक बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया है। कुछ और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आ रहे हैं, तैयार रहिए, स्क्रीन पर चिपके रहिए, हमारी टीम कुछ और डिटेल्स निकाल रही है और वो गोल्ड से रिलेटेड नहीं है, कुछ और भी है। इसी बीच इब्जा के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में। मेहता साहब, जरा बताएं, जो अभी अभी नोटिफिकेशन आया है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि गोल्ड पर ड्यूटी 5% बढ़ाई जा रही है, क्या मायने हैं इसका, क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल अनिल जी, अभी अभी ये नोटिफिकेशन आया है, और जो गोल्ड के ऊपर तीन तरह की ड्यूटी होती थी। एक बेस ड्यूटी 7.5 होती थी, जिसको बढ़ा के अब 12.5 कर दिया गया है। एक एग्रीकल्चर सेस होता था जो 2.5% होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। और एक सोशल वेलफेयर सरचार्ज होता था जो 0.75% होता था, उसको बिल्कुल हटा दिया गया। तो इफेक्टिवली अब ड्यूटी नेट 5% बढ़ गई है। और ये तो जो जिस प्रकार से रूपी डेप्रिशिएट हो रहा था, तो मार्केट में ऐसा लगता तो था, एक्सपेक्टेशन तो थी, लेकिन इतना जल्दी आ जाएगा ऐसा पता नहीं।
तो ओवरऑल पहले जो 10.75% टोटल तीनों मिलाकर लगती थी, अब कितनी 15.75% हो जाएगी सर? यस सर, अभी ये बिल्कुल 15.75%। परफेक्ट। अच्छा, अब रिटेल मार्केट में जैसे मैं गोल्ड खरीदने जाता हूँ तो मेरे लिए गोल्ड कितना महंगा हो जाएगा, ये बताइए। सर आपके लिए गोल्ड बेसिकली 5% महंगा हो जाएगा। यदि आज आप 50,000 रुपए में 10 ग्राम सोना खरीदते हैं तो आपको उसकी जगह पे अब लगभग 5% 2500 रुपए आपको रुपए 2,500 रुपये महंगा होगा। बिल्कुल। ओह, और MCX पर जो जैसे कल 50,570 के आसपास हम बंद हुए हैं गोल्ड पर, राइट? तो कितना अब वहां पर क्या भाव के आसपास तक पहुंचना चाहिए? लगभग 2500 या 2600 रुपया उसमें जुड़ेगा। ओहो, ओके, 2,500 रुपये, तो काफी बड़ा होगा। काफी बड़ा होगा सर। इसके साथ सिर्फ गोल्ड पे ड्यूटी नहीं बढ़ाई गई है, जो गोल्ड के डोरे इंपोर्ट होते थे उन पे भी ड्यूटी जी पोर्शन में। मेहता साहब अपनी बात पूरी कीजिए। जिस प्रकार से गोल्ड पे ड्यूटी बढ़ाई गई है, जो गोल्ड डोरे इंपोर्ट होते थे उसके ऊपर भी अपनी सरकार ने ड्यूटी बढ़ा दी। और उसका क्या असर पड़ेगा सर, वो भी बताएं। जो इफेक्टिवली जो फाइनल बुलियन प्रोडक्ट जो मार्केट में फाइनल बुलियन आता है वो इफेक्टिवली 5% महंगा हो जाएगा, ये फिलहाल इस नोटिफिकेशन से पता। तो सिंपल सी मैं आम हमारे दर्शकों के लिए अगर पूछूं कि कल अगर मैं सोच रहा था कि मुझे ज्वेलरी खरीदनी है और मुझे पता चला कि भाव 50,500-700 रुपये के आसपास है, तो आज मुझे सीधा 53,000 रुपये के भाव का मन बना लेना चाहिए, राइट सर? बिल्कुल 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 सर। ओहो, तो झटका लग जाएगा। ये तो बड़ा झटका है। इंडस्ट्री की डिमांड कम होगी सर फिर? सर ये सिर्फ झटका नहीं है, इसका इफेक्टिवली 3% जीएसटी भी उसके ऊपर लगता है, तो 5% पे 3% आपको 0.15% जीएसटी भी एक्स्ट्रा देना पड़ने वाला। ओके, तो 5.15% इफेक्टिवली आपके दाम बढ़ गए गोल्ड के। ओके, खाली ये है कि जिनके पास इन्वेंट्री है उनके लिए थोड़ी सी ठीक है, एक तरह से अच्छी बात कह सकते हैं कि उनके बैठे बैठे गोल्ड के दाम उनके लिए बढ़ गए जिनके पास। मेहता साहब, और कोई खास बात जो छूट गई हो हमने आपको पूछी नहीं हो, क्योंकि गोल्ड के बारे में मेरी समझ थोड़ी सीमित है। सर नोटिफिकेशन आते जा रहे हैं और जैसे कोई क्लैरिटी आएगी तो हम इसके बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। जरूर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है हमारे सभी एक्सपर्ट से मुलाकात करने का। पिक ऑफ द डे। आज सीरीज की शुरुआत है, पिक ऑफ द सीरीज लेंगे हम। बंसल जी, सुप्रभात, करें शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मेरा जो पिक ऑफ द सीरीज है, कैश सेगमेंट से स्टॉक निकाल के लाया हूं। रियलिटी स्पेस का स्टॉक है। रियलिटी स्पेस एक तो मार्केट की गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है और चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। और मेरा पिक ऑफ द सीरीज है लोधा। लोधा पर खरीदारी की राय है। स्टॉप लॉस लगाना है 1000 पर। 1000 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस है। 1200 के लक्ष्य हैं और लोधा है मेरा पिक ऑफ द सीरीज। मैक्रोटेक डेवलपर्स, ये है आपके लिए पिक ऑफ द सीरीज बंसल जी की तरफ से। कुणाल जी, सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द सीरीज। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, इस सीरीज के लिए एक कॉन्ट्रेरियन कॉल है जिस पर खरीदारी की राय है, और ये कॉन्ट्रेरियन कॉल है कोटक महिंद्रा बैंक में, जहां पर खासी पिटाई हो चुकी है और काफी पिट जाने के बाद अब ये स्टॉक जो है बिल्कुल अपने पिछले साल के इसी समय के आसपास के लोस तक पहुंच गया है। तो 1640 के आसपास एक बहुत अहम सपोर्ट है, जहां पर पिछले साल भी जुलाई में एक बड़ी तेजी बनी थी। तो मुझे उम्मीद है अनिल जी कि इन स्तरों से एक पुलबैक तो इसमें कम से कम बनेगा और वो पुलबैक भी काफी बड़ा होगा। तो इन स्तरों पर कोटक महिंद्रा बैंक को खरीदना है। गिरावट में आज मिल जाएगा सवेरे, क्योंकि बाजार नीचे खुलेगा, तो नीचे के लेवल्स पर बाय करें। स्टॉप लॉस इसमें रखना है 1620 के आसपास, 1620 के स्टॉप लॉस से बाय करें। 1640-45 के आसपास बाय करना चाहिए। और इसमें मुझे उम्मीद है अनिल जी कि पहले 1730 के लेवल्स आपको दिखेंगे, जहां पर एक माइनर कंजेशन है, और 1730 पार होगा तो 1800 के लेवल्स भी आपको इस सीरीज में कोटक महिंद्रा बैंक में देखने को मिल सकते हैं। तो गिरावट में कोटक महिंद्रा बैंक मेरी पिक ऑफ द सीरीज है। ओके, तो कोटक बैंक यहां पर करें खरीदारी। अच्छा है कि एक बैंक ने मारा है पिक ऑफ द सीरीज के लिए। हिमांशु जी, गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपकी पिक ऑफ द सीरीज कौन सी रहेगी? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू दीपांशु, गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दीपांशु देखिए, आइडियली मेरे पास दो पिक ऑफ द सीरीज हैं, एक खरीदारी का आइडिया है और एक बिकवाली का आइडिया है। खरीदारी के तरफ मैं जाना चाहूंगा ग्रेनुअल्स में।
₹272 का क्लोज है और मुझे लगता है कि ये स्टॉक अपने बहुत लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स के आस को रिटेस्ट करते एक स्ट्रेंथ दिखाता हुआ नजर आ रहा है और इस सीरीज में ये स्टॉक एक अच्छी तेजी दिखा सकता है। तो 260 तक की कोई भी गिरावट मिलती है तो यहाँ पर खरीदारी करके चलें। ₹300 का पहला टारगेट, ₹320 का दूसरा टारगेट, ₹240 के स्टॉप लॉस के साथ ग्रेनुअल्स रहेगा एक खरीदारी का आइडिया एज अ पिक ऑफ द सीरीज। साथ ही साथ दीपांशु एक और आइडिया जो सेल साइड में है वो रहेगा बिकवाली का JSW स्टील में। दीपांशु देखिए हमने देखा था कि 4400 के आसपास निफ्टी मेटल इंडेक्स ने एक सपोर्ट लिया था और वहां से लगभग 5% का एक रिबाउंड देखने को मिला। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो लगता है कि वहां पर अभी जो गिरावट है वो और बढ़ सकती है और निफ्टी मेटल इंडेक्स कहीं ना कहीं 4000 से 3800 तक के लेवल दिखा सकता है किसी एक अच्छे टर्न अराउंड से पहले। और JSW स्टील का एक चार्ट जो स्ट्रक्चर है वो काफी वीक होता हुआ नजर आया है। मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी जो फाइनल बॉटम्स है इंटरमीडिएट लोज बनने बाकी हैं। तो ₹564-565 के आसपास के लेवल्स हैं। ₹580 तक कोई उछाल मिलता है बिकवाली करें, ₹600 के ऊपर का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाएं और मुझे लगता है कि ₹450 तक के टारगेट्स JSW स्टील में इसी सीरीज में आते हुए नजर आ सकते हैं। तो JSW स्टील यहाँ पर गिरावट आ सकती है। 450 का टारगेट, ग्रैन्यूल्स खरीदारी करें 300 और 320 के टारगेट्स के लिए। सिमी जी भी हैं तैयार। सिमी जी गुड मॉर्निंग, बताएं आपकी पिक ऑफ द सीरीज। गुड मॉर्निंग दीपांशु, मेरी तरफ से पिक ऑफ द सीरीज होगा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। स्टॉक अगर देखेंगे डेली चार्ट में एक कम्प्लेक्स इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स ब्रेकआउट दिया है और मुझे लगता है कि ये सारे जो छोटे और बड़े मूविंग एवरेजेस है सभी को पार किया है। मैं जनरली 50, 100 और 200 डेमा फोकस करती हूँ। तीनों मूविंग एवरेजेस को पार कर चुका है और 4 महीने का ब्रेकआउट दे चुका है ये स्टॉक कल का सेशन में। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये स्टॉक ऊपर जाके 1350 तक जाने का पूरा गुंजाइश है। तो मार्केट सुस्ती के साथ खुलेगा तो 1265 1260 के आसपास मिल जाना चाहिए। तो उसी रेंज के आसपास या थोड़ा बहुत नीचे भी मिलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 1240 का स्टॉप लॉस होगा। थोड़ा सा लोअर लेवल्स पर खरीदने का सलाह दे रही हूँ क्योंकि मार्केट का जो अंडरटोन है वो अभी तक तो खराब ही है, तो थोड़ा सा लोअर लेवल्स पर मिल सकता है। पहला टारगेट 1330, दूसरा टारगेट 1350। तो ये दो टारगेट्स के लिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस को खरीद कर चलने का सलाह। ओके, तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस रखें इसको अपने रेडार पर। वागले साहब का भी करते हैं स्वागत। वागले साहब गुड मॉर्निंग सर, आपकी पिक ऑफ द सीरीज। गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरी पिक ऑफ द सीरीज रहेगी TVS मोटर्स, जो मैंने ऑलरेडी पिछले वीक में भी कहा है। मुझे लगता है और भी अपसाइड बाकी है। ये माहौल में आपको थोड़ा सा नीचे मिल सकता है, करेक्टिव मूव में बाय करना चाहिए। 842 का क्लोज है, 834 से लेकर 822 तक का मेरा बाइंग रेंज होगा। 801 का स्टॉप लॉस होगा, एक लगभग एक 20-25 रुपए की रिस्क होगी। और मेरा मानना है जब बाउंस बैक आएगा, जब अपमूव आएगी तो TVS मोटर्स ऑन द अपसाइड 900 के पार जाकर 936 तक जा सकता है अगले एक महीने में। ओके, तो TVS पर भी रखिए नजर। ये है वागले साहब की पसंद। सिद्धार्थ जी भी हैं हमारे साथ तैयार। सिद्धार्थ जी गुड मॉर्निंग, आपकी कहां पर है नजर इस सीरीज के लिए। गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग सभी को। ये सीरीज भी उठापटक वाला ही रहेगा, वोलेटाइल रहेगा। ऑल्दो क्लोजिंग काफी ऊपर किए हैं, बट मैं मानता हूं कि जुलाई की सीरीज भी वोलेटाइल रहेगा। तो सेफ बेट पे जाऊंगा, वो बैंक होगा और वो होगा ICICI बैंक। ICICI बैंक का अगर सीरीज का टारगेट देख लो तो 780 का टारगेट रखेंगे। लॉन्ग टर्म अगर किसी ने 6-12 महीने के लिए रख लिया तो भी कोई हर्जी नहीं है। 890 के टारगेट आ सकते हैं। सेकंड लार्जेस्ट बैंक है, बहुत लॉन्ग बड़े फ्रेंचाइज नेटवर्क है। प्रॉफिटेबिलिटी में Q4 में ग्रोथ दमदार 59%, रेवेन्यू में 20% का ग्रोथ, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में सबसे स्ट्रॉन्ग अगर बैंक हो तो वो है ICICI बैंक और उसी के ऊपर बेट करेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए ICICI बैंक जिस पर आपको रखनी है नजर। आइए और भी स्टॉक्स के करेंगे चर्चा, उससे पहले करते हैं शुरुआत फर्स्ट ट्रेड की हेडलाइंस के साथ।